प्राचीन मिस्र की सभ्यता के पहले पार्ट में हम लोगों ने जाना था प्राचीन मिस्र सभ्यता का क्षेत्र विस्तार एवं उसके इतिहास के बारे में। आज दूसरे पार्ट में हम लोग जानेंगे उसके शासन, अर्थव्यवस्था एवं भाषा के बारे में। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल संघर्ष अंश में। प्राचीन मिस्र की सभ्यता में फ़ैरो देश का निरपेक्ष सम्राट था और उसका अपने देश और उसके संसाधनों पर पूरी तरह नियंत्रण था। राजा सर्वोच्च सैन्य नायक और सरकार का मुखिया था, जो अपने मामलों के प्रबंधन के लिए अधिकारियों की एक नौकरशाही पर निर्भर था। प्रशासन का कार्यभार राजा के बाद दूसरे स्थान पर कमान संभालने वाले मंत्रियों के अधीन था, जो राजा के प्रतिनिधि के रूप में काम करता था और भूमि सर्वेक्षण, खजाना, निर्माण परियोजनाओं, कानून प्रणाली और अभिलेखों का समन्वय करता था। क्षेत्रीय स्तर पर देश को करीब 42 प्रशासनिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया था, जिसे नोम्स कहा जाता था, जिसमें से प्रत्येक एक नोमार्क द्वारा शासित होता था, जो अपने अधिकार क्षेत्र के लिए मंत्रियों के प्रति जवाबदेह था। उनके मंदिर उनके अर्थव्यवस्था के आधार थे। वे न केवल आराधना के लिए जाने जाते थे, बल्कि अनाज भंडारण और खजाने की एक प्रणाली के तहत राष्ट्र की संपदा और भंडारण के लिए भी जिम्मेदार थे, जिसे ओवरसीयरों द्वारा प्रशासित किया जाता था, जो अनाज और माल को पुनः वितरित करते थे। अधिकांश अर्थव्यवस्था केंद्रीय रूप से व्यवस्थित थी और इसे कड़ाई से नियंत्रित किया जाता था। प्राचीन मिस्र के लोगों ने उत्तरार्ध अवधि तक सिक्के का उपयोग नहीं किया था, बल्कि उन्होंने एक प्रकार के धन विनिमय प्रणाली का प्रयोग जरूर किया था। निर्धारित मूल्य सूची के अनुसार 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान सिक्के की मुद्रा को मिस्र में विदेशों से शुरू किया गया था। शुरुआत में सिक्कों को असली मुद्रा के बजाय कीमती धातु के मानकीकृत टुकड़ों के रूप में इस्तेमाल किया गया, लेकिन अगली सदियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापारियों ने सिक्कों पर निर्भर होना शुरू कर दिया। अब आइए उसके सामाजिक स्थिति के बारे में जानते हैं। मिस्र का समाज एक उच्च स्तरीय समाज था, जिसके सामाजिक स्थिति को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाता था। आबादी का मुख्य हिस्सा किसानों से निर्मित था, लेकिन उसके कृषि उपज पर सीधे राज्य, मंदिर या कुलीन परिवार का स्वामित्व होता था। जो भूमि के स्वामी थे, उन्हें किसानों को श्रम कर देना पड़ता था और एक कार्वी प्रणाली में उन्हें सिंचाई या निर्माण परियोजनाओं पर काम करना आवश्यक था। इस सभ्यता में कलाकारों और कारीगरों की हैसियत किसानों से अधिक ऊंची थी, लेकिन वे भी राज्य के नियंत्रण में थे और मंदिरों से जुड़ी दुकानों में काम करते थे। उन्हें राज्य के खजाने से सीधे भुगतान किया जाता था। प्राचीन मिस्र में लेखकों और अधिकारियों का स्थान उच्च वर्ग का माना जाता था, जिनका वस्त्र जूट या सन के होते थे, जो उनके दर्जे को प्रदर्शित करता था। उच्च वर्ग ने कला और साहित्य में अपनी सामाजिक स्थिति को प्रमुखता से प्रदर्शित किया। पुजारियों, चिकित्सकों और इंजीनियरों का स्थान कुलीन वर्ग के नीचे था, जिन्हें अपने क्षेत्र में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त था। प्राचीन मिस्र में गुलामी का वजूद था, लेकिन इसकी हदों और इसकी प्रसार सीमा के बारे में जानकारी स्पष्ट नहीं है। प्राचीन मिस्र में गुलामों को छोड़कर सभी वर्गों के लोगों सहित पुरुषों और महिलाओं को कानून के समक्ष अनिवार्य रूप से एक नज़र से देखा जाता था और यहाँ तक कि एक क्षुद्र किसान भी शिकायत निवारण के लिए मंत्री और उसकी अदालत में याचिका दायर करने का हक हासिल था। पुरुषों और महिलाओं को संपत्ति रखने, उसे बेचने, अनुबंध करने, विवाह और तलाक करने, उत्तराधिकार प्राप्त करने और अदालत में कानूनी विवादों का मुकदमा लड़ने का अधिकार प्राप्त था। विवाहित जोड़े संयुक्त रूप से संपत्ति रख सकते थे और खुद को तलाक से सुरक्षित रखने के लिए शादी के एक अनुबंध पर सहमत हो सकते थे, जिसमें विवाह विच्छिन्न किए जाने की स्थिति में अपनी पत्नी और बच्चों के प्रति पति के वित्तीय दायित्व निर्धारित होते थे। अपने समकक्ष प्राचीन ग्रीस, रोम और दुनिया के अपेक्षा अधिक आधुनिक स्थानों की तुलना में भी प्राचीन मिस्र की महिलाओं के पास
व्यक्तिगत और उपलब्धि के अवसरों की एक विस्तृत श्रृंखला मौजूद थी। यहाँ तक कि क्लियोपेट्रा जैसी महिलाएं फैरो भी बनी। यानी इसका मतलब है प्राचीन मिस्र की सभ्यता में क्लियोपेट्रा जैसी महिला शासक हुई थी, जबकि अन्य ने अमून की देव पत्नियों के रूप में शक्ति का प्रयोग किया। इन स्वतंत्रताओं के बावजूद प्राचीन मिस्र की महिलाओं ने प्रशासन में आधिकारिक भूमिका में हिस्सा नहीं लिया, बल्कि मंदिरों में ही गौण भूमिकाओं में अपनी सेवाएं दी और पुरुषों के समान उनको शिक्षित होने की संभावना नहीं थी। अब आइए उसके कानूनों के बारे में जानते हैं। आधिकारिक तौर पर कानूनी प्रणाली का मुखिया फैरो था, जो कानून को लागू करने, न्याय प्रदान करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार था। एक ऐसी अवधारणा थी जिसे प्राचीन मिस्र के लोग देवी के रूप में जानते थे। हालांकि प्राचीन मिस्र की कोई कानून संहिता मौजूद नहीं है। अदालत के दस्तावेजों से पता चलता है कि मिस्र का कानून सही और गलत नजरिए वाले एक व्यावहारिक ज्ञान पर आधारित था, जो समझौते के जरिए विवाद हल करने पर बल देता था, न कि कड़ाई से विधियों के एक जटिल सेट के अनुपालन करने पर। प्राचीन मिस्र के बुजुर्ग लोगों द्वारा ही छोटे मोटे फैसले किए जाते थे। हत्या, विशाल भूमि के लेन देन और कब्र डकैती वाले अधिक गंभीर मामलों को फैरो या उसके मंत्री ही हल करते थे। अब आइए उसके कृषि के बारे में जानते हैं। प्राचीन मिस्र सभ्यता की अनुकूल भौगोलिक विशेषताओं के एक संयोजन ने प्राचीन मिस्र की संस्कृति की सफलता में योगदान दिया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है नील नदी में हर वर्ष बाढ़ का आना। इसके कारण वहाँ की मिट्टी अधिक उपजाऊ हो जाती थी, जिससे वहाँ की फसलें बहुत अच्छी होती थी और खाद्यान्नों की कमी की पूर्ति पूरी तरह हो जाती थी, जिसके कारण जनसंख्या ने समय और संसाधन को सांस्कृतिक, तकनीकी और कलात्मक गतिविधियों के लिए अधिक समर्पित किया। प्राचीन मिस्र में भूमि प्रबंधन महत्वपूर्ण था, क्योंकि करों का निर्धारण एक व्यक्ति के स्वामित्व में आने वाली जमीन के आधार पर होता था। मिस्र में खेती नील नदी के चक्र पर निर्भर थी। मिस्र ने 3 जलवायु की पहचान की, जिसमें आखेट, परेड और सेमू थे। यहाँ पर आखेट का मतलब बाढ़, परेड का मतलब रोपण और सेमू का मतलब कटाई से है। बाढ़ का मौसम जून से सितंबर तक चलता था, जो नदी के किनारे स्थित खेतों में खनिज की मात्रा की एक परत पैदा कर देता था, जो फसलों के लिए बहुत फायदेमंद था। उस समय किसान खेतों में जुताई करते थे और बीज डालते थे, जिसे नालों और नहरों से सिंचित किया जाता था। मिस्र में वर्षा कम होती थी, इसलिए किसान अपनी फसलों की सिंचाई के लिए नील नदी पर आश्रित थे। अब चलिए आते हैं उसके पशुपालन की तरफ। मिस्र वासियों का मानना था कि मनुष्य और पशुओं के बीच एक संतुलित संबंध है, इसलिए मनुष्यों, प्राणियों और पौधों को एक कलन पिंड के सदस्य के रूप में माना जाता था। इसलिए पालतू और जंगली दोनों प्रकार के पशु अध्यात्म, साहचर्य और प्राचीन मिस्र के निर्वाह का एक महत्वपूर्ण स्रोत थे। नियमित गणना के साथ प्रशासन पशुओं पर कर एकत्र करता था। प्राचीन मिस्रवासी बोझा ढोने वाले जानवरों के रूप में गधे और बैलों का प्रयोग करते थे। बैलों की बलि चढ़ाना भी भेंट पूजा का एक केंद्रीय भाग हुआ करता था। घोड़ों का प्रयोग दूसरे मध्यवर्ती काल में हिक्सोस द्वारा शुरू किया गया, और हालांकि ऊंट को नवीन साम्राज्य से ही जाना जाता था, उन्हें उत्तरार्ध काल तक बोझा ढोने वाले पशु के रूप में उपयोग किया गया। ऐसे भी सबूत हैं जो बताते हैं कि उत्तरार्ध काल में हाथियों का कुछ समय के लिए उपयोग किया गया था, लेकिन मुख्य रूप से चारागाह के जमीन की कमी के कारण उन्हें छोड़ दिया गया। कुत्ते, बिल्ली और बंदर आम पालतू पशु भी थे। अब आइए उसके प्राकृतिक संसाधनों के बारे में जानते हैं। प्राचीन मिस्र इमारती और सजावटी पत्थरों, तांबा और सीसा, सोना और कीमती पत्थरों के मामले में समृद्ध थे। इन प्राकृतिक संसाधनों ने प्राचीन मिस्रवासियों को स्मारकों, प्रतिमा उत्कीर्णन उपकरण बनाने और फैशन गहने के निर्माण की अनुमति दी। शव लेपन करने वाले ममी के लिए एक विशेष प्रकार का लेप तैयार करते थे, जो प्लास्टर बनाने में आवश्यक जिप्सम भी प्रदान करता था।
कुछ अयस्क वाले पत्थर के निर्माण दूर दुर्गम पूर्वी रेगिस्तान और सिनाई के घाटी में पाए गए। वहां उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों को प्राप्त करने के लिए विशाल राज्य नियंत्रित अभियान की आवश्यकता थी। उस समय नूबिया में व्यापक स्वर्ण खदानें थीं और सबसे प्रारंभिक ज्ञात नक्शों में से इस क्षेत्र में एक सोने की खान का है। अब आइए इसके व्यापार के बारे में जानते हैं। प्राचीन मिस्र सभ्यता के वासी मिस्र में ना पाए जाने वाले दुर्लभ विदेशी वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए अपने विदेशी पड़ोसियों के साथ व्यापार करते थे। वे पूर्व राजवंशीय काल में स्वर्ण और इत्र प्राप्त करने के लिए उन्होंने नूबिया के साथ व्यापार स्थापित किया। उन्होंने फिलिस्तीन के साथ भी व्यापार स्थापित की, जिसका सबूत प्रथम राजवंशीय फैरो की कब्र में पाए गए फिलिस्तीनी शैली के तेल के कटोरे से मिलता है। दक्षिणी कनान में तैनात मिस्र की एक कॉलोनी का काल प्रथम राजवंश से थोड़ा पहले का है। नारमेर में कनान में निर्मित मिट्टी के बर्तन हैं और जिन्हें वापस मिस्र को निर्यात किया गया। द्वितीय राजवंश तक बिब्लोस के साथ व्यापार ने प्राचीन मिस्र को उच्च गुणवत्ता वाली लकड़ी का एक महत्वपूर्ण स्रोत प्रदान किया, जो मिस्र में नहीं पाई जाती थी। पांचवें राजवंश में पंट के साथ होने वाले व्यापार से मिस्र को स्वर्ण, खुशबूदार रेजिन, आबनूस, हाथी दांत और जंगली जानवर प्राप्त हुए, जैसे बंदर और बबून। टीन की आवश्यक मात्रा और तांबे की आपूर्ति के लिए मिस्र अनातोलिया पर आश्रित था, क्योंकि दोनों धातुएं पीतल के निर्माण के लिए आवश्यक थी। प्राचीन मिस्रवासी नीले पत्थर लापिस लजूली को बेशकीमती मानते थे, जिसे उन्हें दूर अफगानिस्तान से आयात करना पड़ता था। मिस्र के भूमध्य क्षेत्र के व्यापार भागीदारों में ग्रीस और क्रेट भी थे, जो अन्य वस्तुओं के साथ जैतून के तेल की आपूर्ति करते थे। अपनी विलासिता वस्तुओं के आयात और कच्चे माल के बदले मिस्र कांच और पत्थर की वस्तुओं और अन्य तैयार माल के अलावा मुख्य रूप से अनाज, सोना, सन के कपड़े और पेपरिस का निर्यात करता था। अब आइए उसके लिपि के बारे में जानते हैं। मिस्र की भाषा उत्तरी अफ्रीकी एशियाई भाषा है, जिसका बर्बर और सामी भाषाओं से निकट का संबंध है। किसी भी भाषा की तुलना में इसका सबसे लंबा इतिहास है, जिसे करीब 3200 ईसा पूर्व से मध्य युग तक लिखा गया। प्राचीन मिस्र में अन्य अफ्रीकी एशियाई भाषाओं के समान ही 25 व्यंजन हैं। प्राचीन मिस्र की सभ्यता में चित्रलिपि लेखन का प्रयोग किया जाता था, जिसका काल करीब 3200 ईसा पूर्व का है और यह करीब 500 प्रतीकों से बना है। चित्रलिपि एक शब्द, एक ध्वनि या एक मूक निर्धारक का प्रतिनिधित्व करता है और एक ही प्रतीक भिन्न संदर्भों में भिन्न कार्य कर सकता है। चित्रलिपि एक औपचारिक लिपि थी, जिसका प्रयोग पत्थर के स्मारकों और कब्रों पर किया जाता था, जो कला के व्यक्तिगत कार्य के समान विस्तृत हो सकता था। दैनंदिन लेखन के लिए लेखकों ने लेखन के एक घसीट रूप का इस्तेमाल किया, जिसे याजकीय कहा जाता है, जो द्रुत और आसान था, जिसकी औपचारिक चित्रलिपि को किसी भी दिशा में पंक्ति या कॉलम में पढ़ा जा सकता है। अब आइए इसके साहित्य के बारे में जानते हैं। प्राचीन मिस्र की सभ्यता में लेखन पहली बार शाही मकबरों में पाए गए। यह मुख्य रूप से लेखकों का कार्य था, जिस पर आँख, संस्था या हाउस ऑफ लाइफ से बाहर कार्य करते थे। इसके बाद वाले में शामिल थे कार्यालय, पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं और विधेयशालाएं। प्राचीन मिस्र के साहित्य के सर्वाधिक ज्ञात खंड, जैसे पिरामिड और ताबूत ग्रंथ, शास्त्रीय मिस्र भाषा में लिखे गए हैं, जो 1300 ईसा पूर्व तक लेखन की भाषा बनी रही। बाद में मिस्र भाषा को नवीन साम्राज्य के बाद से बोला गया। व्यावसायिक दस्तावेजों को बोलचाल की भाषा की लिपि और मिस्र भाषा के रूप में लिखा गया। ग्रीस रोम काल के दौरान बोलचाल की भाषा में लिखी गई कहानियां पूर्व के ऐतिहासिक युग पर आधारित थी, जब मिस्र एक स्वतंत्र देश था जिस पर महान फैरो का शासन हुआ करता था। यहीं पर प्राचीन मिस्र की सभ्यता का दूसरा भाग समाप्त होता है।
इसके तीसरे भाग में हम लोग जानेंगे इसके संस्कृति के बारे में, इसके प्रौद्योगिकी, चिकित्सा और गणित के बारे में एवं इसके प्राचीन विरासत के बारे में। यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। यदि चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।